नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज हम अध्ययन करेंगे रीट लेवल सेकंड 2015 में आए हुए पेपर की। और इस रीट के पेपर में जैसा कि मैंने आपको प्रत्येक पेपर के अंदर अलग अलग तरीके से समझा रहा हूँ, कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कितने क्वेश्चन आए, किस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं, इन सभी की बातों की हम चर्चा करते रहेंगे। साथ ही इसके अंदर हम केवल ज्योग्राफी, जो इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी के पूछे गए क्वेश्चन थे, हम उनका अध्ययन करेंगे। ये 2015 के आए हुए रीट का पेपर, और वो भी ओनली फॉर ज्योग्राफी का है। मैंने जैसा कि आपको पता है, पहले हम पॉलिटिकल साइंस के सभी रीट के पेपर कर चुके हैं। उसी के साथ हमारी ज्योग्राफी की शुरुआत हो गई थी, और ज्योग्राफी के बाद हम हिस्ट्री और राजस्थान के सभी आए हुए क्वेश्चन की बात भी करेंगे। इस चैनल पर आप सभी पेपर उपलब्ध होंगे, और वो भी सब्जेक्ट वाइज। देखते हम चलते बिना अपना टाइम खराब किए हुए। 132वां क्वेश्चन था, कौन सा अजैव संसाधन नहीं है। देखिए दोस्तों, एनसीईआरटी कक्षा 8 अध्याय 1 संसाधन नाम के टॉपिक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। आप जानते हो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित, या हम कह सकते हैं कृत्रिम। क्या कह सकते हैं? मानव निर्मित या कृत्रिम। मानव निर्मित। तो दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है कि जब दो प्रकार के संसाधन होते हैं, तो दोनों ही प्रकार के संसाधन को संसाधन बनाने वाला व्यक्ति होता है, वो मानव होता है, जो इसको संसाधन बनाता है, जिसके कारण ये संसाधन बनते हैं और लोगों के यूज में आते हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं? कि वो सभी चीजें जो मानव के कार्यों में या जीवन में सहयोग करते हैं, उनके जीवन को अच्छा बनाते हैं, उनके जीवन की प्रत्याशा बढ़ाते हैं, उनको कहते हैं मानव संसाधन। तो यहाँ संसाधन की बात थी कि कौन सा संसाधन है, मतलब संसाधन में वो सभी चीजें भी आती है जो मानव का जीना आसान कर देती है, या मानव को जीने की उपलब्ध आवश्यकताओं को पूरा करती है। हम उन सभी को कहते हैं संसाधन। ये एनसीईआरटी कक्षा 8 अध्याय 1 से पूछा गया क्वेश्चन था। ए आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। 1 मृदा, 2 चट्टान, सी पौधे, और डी खनिज। एक चीज और समझो दोस्तों, संसाधन दो प्रकार के हो सकते हैं। दो प्रकार के होंगे संसाधन, एक तो होंगे जैव, एक होंगे अजैव। तो दोस्तों दो प्रकार के संसाधन हो गए जब जैव और अजैव। तो ध्यान रखना, मानव जो निर्मित होते हैं जिसे हम कहते हैं कृत्रिम संसाधन, और वो कौन से होते हैं, जैव होंगे या अजैव, तो वो केवल अजैव संसाधन हो सकते हैं। जैविक संसाधन कभी भी नहीं हो सकते, जैव संसाधन कभी भी नहीं हो सकते। जैव संसाधन उनको कहा जाता है जिनके अंदर जीवन होता है, जो जीवित होते हैं, जिनकी वृद्धि होती है, उनको हम कहते हैं जैव। तो देखिए दोस्तों, इनमें से ऐसा कौन सी चीज है जिनकी वृद्धि होती है या वो जीवित है, तो वही आपका कौन सा संसाधन हो जाएगा, जैविक संसाधन हो जाएगा। क्योंकि ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा अजैविक संसाधन नहीं है, मतलब बाकी क्या है, सभी अजैविक है, और एक जैविक संसाधन है, उसको ढूंढ के आपको बताना है। ए मृदा, बी चट्टान, सी पौधे, डी खनिज। दोस्तों आप अच्छी तरह जानते हो जीवित कौन है, पौधे हैं, इसलिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा कथन सही नहीं है। इस पेपर में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए दोस्तों, वो ये है सही नहीं है। आप अच्छी तरह समझे, क्योंकि ये जब नहीं है बोलेगा तो आप है समझकर कभी भी कभार जल्दीबाजी में गलत कर देते हो। आप ऐसे क्वेश्चनों को आराम से देखिए, कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया हुआ है, तो एनसीईआरटी कक्षा 8 अध्याय 2 भूमि, मृदा एवं प्राकृतिक जल वनस्पति। दोस्तों आप ये सोच रहे हो कि ये पेपर में फटाफट 1-2 घंटे में पीडीएफ के तौर पे फटाफट बना देता हूँगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस पेपर को बनाने के लिए मुझे 4 से 6 घंटे तक वेट करना पड़ता है, तब जाके ये पेपर बनता है। क्योंकि मुझे ये भी देखना होता है कि कहीं ना कहीं जो मैं सोर्स बता रहा हूँ ये वहां मिले नहीं तो क्या रिप्लाई रहेगा आप लोगों का। इस वजह से मैं ये सोर्स के साथ उनको ढूंढता हूँ कि ये कहाँ पर किस टॉपिक में दिया हुआ है और कितनी बातें इसमें दी हुई है। तो देखते दोस्तों, ये बता रहा था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए मृदा निर्माण का मुख्य कारक जनक सेल का सौरभ तथा जलवायु कारक है। बी उमस मृदा को सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है। उमस जो मृदा में पाई जाती है, उमस यानी होती है नमी, ठीक है। उच्चावच तथा तुंगता ढाल मृदा संचय को निर्धारित करती है। डी खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। दोस्तों ये बाकी सभी चीजें सही है, ए बी सी और डी।
इसमें गलत है तो केवल और केवल सही, मतलब कौन सा सही नहीं है, ये सेकंड वाला सही नहीं है, मतलब बी सही नहीं है, क्योंकि गहराई वाले भाग में वहां उमस नहीं होकर वहां पर क्या हो जाता है, ताप के कारण उसकी जो नमी होती है वो ही खत्म हो जाती है, इसलिए हमारा कौन सा सही नहीं होगा, ये बी वाला सही नहीं होगा, बाकी सभी है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34वां क्वेश्चन है 134वां, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है, मतलब सबसे आगे है। सोर्स बता दूं मैं आपको, एनसीईआरटी कक्षा 8 अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन। आप देख सकते हो, जाकर आराम से आप किताब को ढूंढिए, आपको खुद को पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन को निकालने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो आपको आंसर बताना है कि ए दक्षिण अफ्रीका, बी चिली, सी ऑस्ट्रेलिया, डी घाना। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। दोस्तों इसका आंसर होगा बी चिली, जो अग्रणी देश है तांबा उत्पादन की दृष्टि से। 135वां क्वेश्चन है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है दोस्तों, ऊपर आया था जैसे ही क्वेश्चन है, परंपरागत और गैर परंपरागत दो प्रकार के ऊर्जा के स्रोत होते हैं। और ये कहां से पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी कक्षा 8 अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन नाम के टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है। आप चाहो तो जाकर वहां पर देख सकते हो। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इन टॉपिकों को आप देखने के बाद इसमें सबसे बड़ी चीज ये रहेगी कि जो भी इसके अंदर पूछे गए क्वेश्चन है या कैसे क्वेश्चन बन सकते हो, आप खुद अध्ययन कर सकते हो। तो एक बार इन टॉपिक को जाके आप जरूर देखिए। हालांकि इस टॉपिक से संबंधित सभी की सभी चीजें मैं इसमें उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो कितने प्रकार के होते हैं संसाधन, ऊर्जा के स्रोत, परंपरागत और गैर परंपरागत। कौन कौन से होंगे, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत उसे कहते हैं जो परंपरा से चले आ रहे हैं या बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, और गैर परंपरागत उनको कहा जाता है जो मतलब नवीनीकरणीय है। ठीक है, तो बताइए वो कौन से हैं जो मतलब ये कह रहा है कि परंपरागत स्रोत नहीं है, मतलब कौन सा स्रोत हो जाएगा, वो गैर परंपरागत स्रोत हो जाएगा। देखिए दोस्तों बताइए आप फटाफट। ए भूतापीय ऊर्जा, बी पेट्रोलियम, सी जल विद्युत, डी प्राकृतिक गैस। दोस्तों इसका आंसर होगा भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत के अंदर आता है, बाकी सभी परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये नहीं है वाले क्वेश्चन सारे के सारे इस बार यहां दे रखी है, एक तरफ स्थानांतरित कृषि और एक दे रखे देश और क्षेत्र, मतलब कहाँ स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को आप एक और नाम सुने होंगे, जूमिंग कृषि। ठीक है, यही वो स्थानांतरित कृषि है, इसी को हम जूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। वास्तविक तौर पे क्या होते हैं कि पहाड़ों तथा चट्टानों वाले क्षेत्रों पर वहां की जो घास या पेड़ होते हैं या वहां पर पेड़ पौधे होती, छोटी मोटी घास फूस होती है, उसको जलाकर जो पहाड़ी लोग होते हैं उनमें खेती करते हैं। और खेती करने के बाद कुछ समय बाद उस खेती को छोड़कर चले जाते हैं और किसी दूसरी जगह खेती कर लेते हैं। इससे सबसे बड़ी हानि की वनों का विनाश होता है और ये वातावरण की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। इसी कारण से हमें इस स्थानांतरित कृषि से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अब आपको बताना कि इनमें से कौन सा गलत है जहां पर ऐसा नहीं जाना जाता, मतलब स्थानांतरित कृषि का उस क्षेत्र के हिसाब से नाम नहीं है। पहला है मिल्पा मेक्सिको, बी जूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत, सी रोका ब्राजील, डी लंदांग श्रीलंका। बताइए कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी लंदांग। लंदांग जूमिंग कृषि को जो स्थानांतरित कृषि है लंदांग के नाम से मलेशिया में जाना जाता है। कहाँ जाना जाता है दोस्तों, मलेशिया में जाना जाता है। मलेशिया के अंदर किस नाम से जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को, लंदांग के नाम से। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 137वां, प्रायद्वीप भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। एनसीईआरटी कक्षा 6 अध्याय 7 हमारा देश भारत। ठीक है, तो बताइए दोस्तों प्रायद्वीपीय जो भारत है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है। डोडा बेटा, बी अनाई मुंडी, सी महेंद्रगिरी, डी कोडाई नाल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी कोडाई नाल। देखते दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है, कि भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जहां मानसून पर सबसे पहले प्रवेश करेगा।
एनसीईआरटी कक्षा 6 अध्याय 7 हमारा देश भारत। बताइए दोस्तों, आपको मैं अगर मैप के अनुसार समझाऊं तो जैसे माना कि ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं ये कच्चा चित्र बना रहा हूँ भारत का, तो ये हमारा भारत है। अब आप जरा एक बात सोच के बताइए मुझे कि सबसे पहले मानसून किधर आएगा, ठीक है। तो जैसे ये अपना भारत हो गया, आपको मैं इनका थोड़ा स्थिति बता दूं। केरल इस क्षेत्र में आता है, पश्चिमी बंगाल इस क्षेत्र में आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस क्षेत्र में आते हैं, और तमिलनाडु इन क्षेत्र में आता है। अब आप मुझे बताइए कि सबसे पहले मानसून कहाँ जाएगा। तो आप खुद जानते हो दोस्तों कि जब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से इनसे जब मानसून निकलते हैं तो पहले तटीय प्रदेशों में आते हैं। तो आप बताइए कि पूरा का पूरा तटीय प्रदेश हमारा कौन सा अंदर आ रहा है। ए केरल, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी पश्चिमी बंगाल, डी तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए 139वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं। एनसीईआरटी कक्षा 6 अध्याय 6 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। तो बताइए आप कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, जिनको एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों सदाबहार वन, सदाबहार वन। ये सदाबहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें पानी की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है, इनकी लकड़ी बहुत भारी होती है, और इसीलिए इनको ये सदा हरे भरे रहते हैं, इस वजह से इनको सदाबहार वन कहा जाता है। जैसे हमारे सुंदरवन के कुछ वृक्ष या जो सदा वो कैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। तो कौन से क्षेत्र में सदाबहार वन देखे जाते हैं। मालवा का पठार, कर्नाटक, पूर्वी घाट, उत्तरी पूर्वी भारत। दोस्तों फटाफट जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी उत्तरी पूर्वी भारत। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ समझाने की बातें नहीं है, हम जहां समझाने की बात आएगी मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा। 140वां क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ लौह इस्पात का केंद्र की बात हो रही है, ठीक है। तो लौह इस्पात केंद्र की बात करें, ये एनसीईआरटी कक्षा 8 अध्याय 5 उद्योग से पूछा गया क्वेश्चन है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये चारों के चारों केंद्र औद्योगिक केंद्र है, मतलब उद्योग के केंद्र है, पर इनमें से कौन सा लोहा इस्पात का उद्योग केंद्र नहीं है, ये आपको बताना। लोहे इस्पात का उद्योग केंद्र नहीं है। तो ए बेंगलोर, बी सेलम, डी सी डोलवी, डी दुर्गापुर। दोस्तों इसका आंसर होगा ए बेंगलोर। ये औद्योगिक केंद्र तो है, या हम कहेंगे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र तो माना जाता है, ये चारों ही औद्योगिक क्षेत्र है, पर ए बेंगलोर जो क्या नहीं है, लोहे इस्पात औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए छोड़ा है, और आप खुद करके लेके आओगे। मैं सोर्स दे रहा हूं आपको, वहां से देख सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह पढ़ ले, इससे संबंधित सारी की सारी जानकारी प्राप्त कर ले, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है, पर ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि 2021 में होने वाली जनगणना कोरोना के कारण इधर उधर होती जा रही है, और इसी कारण से मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए छोड़ा है ताकि आप खुद अध्ययन कर लो कि जनगणना क्या क्या हुआ, या कैसा कैसा आंकड़ा रहा, या अब कैसा आंकड़ा आएगा। इसलिए इसका जवाब भी आप खुद पढ़कर मुझे कमेंट करके दोगे। 2011 में अधिकतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य है, मतलब कौन कौन से है, मैं आपको सोर्स बता देता हूं। एनसीईआरटी कक्षा 6 अध्याय 7 हमारा देश भारत। ए बिहार और त्रिपुरा, बी पश्चिमी बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, सी केरल और सिक्किम, डी उत्तर प्रदेश और मिजोरम। इन चारों ऑप्शनों में आपको हर एक के बारे में अध्ययन करके आना दोस्तों, और इस टॉपिक को आप अच्छी तरह कवर करके आए, क्योंकि मैं वादा करता हूं आपसे कि 1 से 2 क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन कंफर्म है, 2 से कम क्वेश्चन नहीं बनाएगा जनसंख्या से, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ से बनने वाला टॉपिक अभी बनेगा, क्योंकि 2021 की जनगणना नहीं हुई थी। एक सूचना और दे दूं मैं आपको, सबसे महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि मैं इसी यूट्यूब चैनल पर मैं आपके लिए पूरी की पूरी रीट
कि जो शॉर्ट है, जैसे शॉर्ट का मतलब समझ रहे होंगे आप कि जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं कि कितनी सीधी सीधी कहां से एनसीईआरटी की किताबों से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं एनसीईआरटी को उसी के आधार पर कुछ फैक्टर्स और टॉपिक लेके जो गवर्नमेंट टीचर है जिन्होंने रीट 2015 और रीट 2018 के अंदर सिलेक्शन लिया था, 2015 और 2018 में जिन्होंने सिलेक्शन लिया था, उन सभी की लगभग 5 टीचर्स की टीम आपके लिए रीड के क्लास लेगी और कंटिन्यू अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास लेगा। इसलिए आप ऐसा नहीं हो कि इस महत्वपूर्ण सूचना को, मतलब इस महत्वपूर्ण लाभ से आप वंचित रह जाए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं आपको फैक्टर्स की तरफ लेके जाऊंगा। क्योंकि जरा आप अनुमान लगाओ कि इतनी सी शिक्षा लगाकर 8th क्लास की किताबों से ही इतना मैटर मिल सकता है, तो अगर हम क्लास ले और वही इनपुट इसके अंदर रखे तो हो सकता है आपके 70 से 80% एसएस के पेपर आराम से कंप्लीट हो जाए। हिंदी और सभी के लिए गवर्नमेंट टीचर मिलेंगे आपको जल्द ही इस यूट्यूब चैनल पर। आप बने रहिए। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।